जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। ईद के दिन चल रहे हैं और ये स्पेशल एपिसोड हैं जो खास तौर पर ईद के कॉन्टेक्स्ट में है। याद होगा पिछली छोटी ईद के ऊपर इसरार कसाना साहब को आपने बहुत याद किया, कुछ मसरूफियत इनकी रही, हम आपको इनसे ना मिला सके। अपना इनका यूट्यूब चैनल पे गुफ्तगू करते रहे। इसरार कसाना साहब मौजूद हैं। खुशकिस्मती ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है, जरा बैठे, हम दूर दूर हैं, वो अपने स्काई पे बैठे हैं, मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ। इसरार कसाना साहब बहुत शुक्रिया। कौम तो आपको पता है ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन साथ साथ गमी या थोड़ा सा किसी हद तक फलस्तीन के हवाले से, इंडियन मुसलमानों के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मौजूदा सियासी निज़ाम ने एक खिलवाड़ पैदा किया हुआ है और ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातों ने, उसे ईद थोड़ी-सी यानी उतनी मीठी नहीं है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने का भी कौम को बहुत ज़्यादा दुःख है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के हवाले से या बाकी इस वक़्त मुल्की हालात को आपको अगर मैं कहूँ कि आप सम अप करें, ये क्या हुआ और क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपको और आपके अहल खाना को और तमाम आपके जो देखने वाले हैं उनको ईद मुबारक। और आपने बिल्कुल सही सम अप तो आपने ही कर दिया कि जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के अंदर, मैं तो इसलिए आया था कि जाके इस दफ़ा ईद वहाँ पे करूँगा और बड़ी खुशी की बात होगी, लोगों से मिलेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान एक फ्लाइट के ऊपर आ गया हुआ था, पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हम भी वो जाके समा और मंज़र देखेंगे। लेकिन ये कतई ये सोचा ही नहीं था कि जब जाएँगे तो वहाँ पे हालात का क्या आलम हो जाएगा और किस तरीके से वहाँ पे हालात बदलेंगे और किस तरह मतलब एक किस्म का ओवरनाइट कब्ज़ा हो जाएगा, एक ऐसे ग्रुप का जिसकी वापसी का कोई चांस ही नहीं था। तो इसने बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि दिल तोड़े हैं लोगों की सबसे बड़ी जो उम्मीदें थी, जो जो ज़ुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों की जो उम्मीद है वो टूट गई है पाकिस्तान से। और मैं चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भी नब्ज़ के ऊपर मेरा हाथ रहता है, उनसे भी मुलाकातें रहती हैं और यहाँ पे वापस आया हूँ, तो यहाँ पे भी लोगों से मुलाकातें हुई हैं। तो बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल मैंने देखी है, ख़ास तौर पे जो यूथ है, उसके अंदर मैंने मायूसी देखी है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। अगर आपकी यूथ जो है वो मायूस हो जाए, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो मुस्तकबिल है, वो खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको आगे लेके जाना है और अगर ये लोग ही मायूस हो गए तो क्या बनेगा? और फिर ये जो सूरत-ए-हाल अब हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे आपने भी इसको देखा, जैसे आपने तो केस भी लड़ा है, अभी मैं देख रहा था, ये जो गवर्नर गवर्नर का मामला चल रहा था और वज़ीर आला का मामला चल रहा था, तो उसमें आपने भी जिस तरीके से सारा ये सिलसिला देखा और ख़ास तौर पे ये जो अब इन्होंने शुरू किया है, तौहीन मज़हब का एक कार्ड जो यूज़ करना शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी जो पहले हुई थी, उससे भी बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी आग लगा दी जाए, उसको इतना डिस्टेबलाइज़ कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर से लोग आवाज़ें उठाना शुरू कर दें कि बाहर की ताकतें आएँ और इसके ऊपर कंट्रोल करें। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई है। अगर इसको ना रोका गया और इदारों ने इसके ऊपर अपना रोल ना प्ले किया, तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास इस वक़्त अनानी इक़्तिदार है, वो पाकिस्तान की यही-तही कर देंगे और यही-तही कर देंगे। अच्छा, इसरार कसाना साहब, आपका चूँकि अपना एक तजर्बा है, पाकिस्तान में बड़ा वक़्त गुज़ारा है और इस वक़्त आप कैलगरी में एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन मैंने देखा आपका, वैसे तो पाकिस्तानी सारों का दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। मैंने वो आपके अंदर देखा, आपके प्रोग्राम में चीज़ झलक रही है। यानी आप पाकिस्तान से दूर रह के भी पाकिस्तान के करीब हैं। लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर हमारी ये खास क्लास को ये क्यों समझ नहीं आती? वो क्यों नहीं समझते कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं? ये किस तरह हम उजागर कर सकेंगे? आज का हमारा मौजू अगर ये रखा जाए, हम स्टेट्समैनशिप कैसे पैदा कर सकेंगे? इन लोगों को आईना कैसे दिखा सकेंगे कि ये भी सोच समझ सके, जो आप सोच रखते हैं, ये भी वो सोच रखें, जो मैं ये सोच रखता हूँ, ये भी वो सोच रखें? अज़हर भाई, आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है और आप यकीन मानें, कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो हर वक़्त पाकिस्तान के लिए दुआएँ करते रहते हैं। वो पाकिस्तान के लिए तड़पते रहते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो सजदों में जाके दुआएँ माँग रहे होते हैं और मुझे वो फ़ोन करके बताते हैं कि इस वक़्त हम रात का ये पहर है और हम पाकिस्तान की दुआएँ माँग रहे हैं। कई लोग जो हैं वो खाना काबा में जब जाते हैं तो वहाँ पे गिड़गिड़ा के दुआएँ माँग रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए। क्या वजह है? वो ये समझते हैं कि ख्वाब था एक पाकिस्तान।
وہ خواب جو ہے وہ تعبیر نہیں ہو رہی اس کی. خواب جس کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، آج سے 50 سال پہلے سے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. آج تک ہم ایک دائروں کے سفر میں جو ہے وہ مصروف ہیں، اور ایک طرف سے شروع کرتے ہیں پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں. اور وہ منیر کا بھی جو شعر جو تھا، میں ابھی اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس نے بھی یہ کہا تھا کہ آسیب کا سایہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ان لوگوں کی وجہ سے آسیب چھا چکا ہوا ہے. اور یہی جو آسیب ہے یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ایون پاکستان کے اندر ہیں، آپ دیکھیں کس طرح اس دن ہم نے دیکھا کہ کراچی میں لوگ نکل آئے، لاہور میں لوگ نکل آئے، اسلام آباد میں نکلے، باقی شہروں میں نکلے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ نکلے. وہ کیوں نکلے تھے؟ وہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں نکلے تھے؟ وہ پاکستان کے لیے نکلے تھے. وہ پاکستان کا جو خواب ہے اس کی تعبیر کے لیے نکلے تھے. کیونکہ یوتھ جو ہے وہ رومانٹک ہوتی ہے، وہ خواب دیکھتی ہے. اور رومانٹسزم جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے. تو وہ جو خواب دیکھنا ہوتا ہے، جب اگر وہ خواب ان کے جو ٹوٹ گئے اور وہ خواب دیکھنا انہوں نے چھوڑ دیے، تو پاکستان کا تو کوئی حال ہی نہیں رہے گا. اور یہ جو لوگ ہیں یہ تو آئے ہیں، یہ ان کی تو دکانیں ہیں، ان کو ادھر سے نکلیں گے باہر چلے جائیں گے، باہر سے نکلیں گے ادھر آ جائیں گے. ان کا تو کوئی سٹیکس پہ نہیں ہے کوئی چیز لگی. سٹیک پہ لگا ہوا ہے فیوچر، تو وہ ایک نوجوان کا لگا ہوا ہے، جو نوجوان پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں، یقین مانے بھائی آپ بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، ہم کیوں نہیں باقی ممالک کی طرح یہاں پہ پہنچ سکتے، ہم کیوں نہیں باقی ممالک کی طرح ترقی کر سکتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے کے اندر اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی انڈیویجول لیولز کے اوپر اپنی ذات کو اوپر رکھتے ہیں، ملک کو نیچے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو دکھ ہوتا ہے. ہمیں اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اٹھ کر دیکھیں. اور خاص طور پہ یہ جو مافیاز کا جو کلیپٹوکریٹس کی جو گورنمنٹ آ جاتی ہے اور آئے دن پھر آ جاتے ہیں یہ لوگ، ان کے راستے مسدود کرنے چاہیے. جمہوریت جو حقیقی جمہوریت ہے اس کے راستے کھولنے چاہیے. اور میں اس وقت پھر اپیل کروں گا آپ کے توسط سے اور آپ کے دیکھنے والوں کے توسط سے کہ جو بھی ادارے اس وقت مصروف عمل ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو واپس پٹڑی پہ لانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اگر یہ پٹڑی سے ہٹا رہا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان اپنی جو منزل ہے اس سے کہیں کوسوں دور نہ چلا جائے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، اور ہم سب کے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی. اشراف صاحب، پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. یہ آپریشن رجیم چینج میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی کیا محرکات تھے؟ بیرون ملک تو تھے ہی تھے، وہ تو یقیناً امریکن نے آپ کو پتا ہے اپنے سٹوجز ڈالے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو پتا ہے کس طرح وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے. کہ پاکستان کے اندر کیا وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئی میر جعفر یا صادق، یا من حیثل قوم ہماری حالت یہ ہو گئی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک زیادہ اہم ہو بنسبت یہ کہ ہم ان لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں؟ دیکھیں اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ریجیم چینج تب ممکن ہوتی ہے جب ان کو لوکل لیول پہ ایجنٹس مل جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ ہم امریکیوں کے یا یو کے لوگوں کے آگے جا کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ایسی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں جن میں نے ان لوگوں کی منتیں کرتے دیکھا ہوا ہے. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے پاؤں پڑی ہوئی ہے. تو جب یہ حالت ہوگی تو ان کے لیے ایجنٹس ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور یہ رجیم چینج جو ہے یہ آپ اگر امریکن پالیسی پڑھیں اور امریکن ہسٹری دیکھیں تو یہ ان کا ایک فورن پالیسی کا ٹول ہے. اب دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے مختلف ممالک کے اندر اپنی یہ رجیم چینج کے ذریعے اپنی پالیسی. ابھی ریسنٹ دیکھیں نا کہ وہاں پہ سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے. سری لنکا میں اتنے برے حالات کر دیے ہیں انہوں نے ٹرکی میں کیا نہیں کیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ترکی میں فوج جو تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی سروائیو اور کر انہوں نے گیا. ان کا ساتھ دیا، وہ سروائیو کر گئے. یہاں پہ پاکستان کے جو ادارے تھے انہوں نے اس طرح ریزسٹ نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا. اور پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان ایک پہلی مسلم نیوکلیر پاور ہے. میں اگلے دن بھی اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ہم اتنی جلدی کیپیچولیٹ کر گئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ایک رجیم چینج دیکھیں نا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران کو 79 انہوں نے اس سے پہلے 79 سے پہلے انہوں نے مصدق کی گورنمنٹ چینج کی تھی، رجیم چینج کی تھی. لیکن جب سے 79 سے وہاں پہ انقلاب آیا ہے وہاں سے لے کر ابھی تک وہ ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے آج تک. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کی فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کے ادارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ان کو ایجنٹس مل گئے اندر سے، اور ہمارے ادارے بھی جو تھے وہ کیپیچولیٹ کر گئے. نہیں لے سکتے بھئی، یہ کیا بات ہوئی؟ پریشر آپ نہیں لے سکتے تو آپ نیوکلیر پاور پہ کیسے ہیں؟
न्यूक्लियर पावर होने का तकाजा तो ये है ना कि आप फिर अपने खड़े हो, अपने स्टैंड के ऊपर खड़े जी हो, बिल्कुल, अपनी हर एक हुकूमत जो है को उसको खड़ा होना चाहिए 5 था। साल पूरे करने दें। बिल्कुल ऐसे। एब्सोल्युटली। लेकिन ना मुझे ये बताएं अजहर भाई कि 5 साल जब आपने मुस्लिम लीग हुकूमत के पूरे होने दिए, उससे पहले आपने 5 साल पीपल्स पार्टी के होने दिए, हालांकि वो कोई कामयाब हुकूमतें तो नहीं थी। तो इमरान बिल्कुल खान की सही। हुकूमत के साथ 5 साल आपने क्यों नहीं पूरे करने दिए? आप कहते हैं जी कि ठीक है रिजीम चेंज होगी, उसके बाद होगी, जब 5 साल होंगे और उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद जो भी किसी को वोट आउट करता है वोट आउट कर ले, वोट इन करता है वोट इन कर ले। तो ये जो चीजें हैं ये हमें भी बहसीत कौम और बहसीत इदारा ये सोचनी पड़ेंगी कि अपने इदारों को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि वो रजिस्ट करें और अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहें, चाहे जो भी हो जाए। और इस तरह हम अगर लेटते चले गए तो हमारी तो फिर कोई एंड ही नहीं रहेगा। हम तो एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, जब वो चाहेंगे, जब चाहेंगे 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद कहेंगे इसको बदलो, उसको बदलो, ये लगाओ, वो लगाओ। तो ये तो इट इज़ नॉट ऑन। ये तो उनकी एक डिमांडें आज़ाद रहनी है मुल्क ना। ऐसे नहीं कर सकता। अच्छा, इमरान खान साहब की जान को बहुत शदीद खतरा है और मैं हर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र कर रहा हूँ कि उनको उनकी हिफाजत के लिए, और हम चूंकि अमेरिकन से निपटना है आपको, तो पाकिस्तानी पुलिस वगैरह तो शायद उनको कंट्रोल ना कर सके। क्यूबा ने जिस तरह मुकाबला किया है CIA का उसका, तो आप नहीं समझते मेरी, मैं जो जिन दोस्त साहब आपसे बात हुई तो कहते वो क्यूबन यहाँ पर लाकर बिठाएं यहाँ पर, जो इमरान खान की सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकें, या आप कोई ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिसके इमरान खान की सिक्योरिटी को प्रोटेक्शन पूरी मिल सके। उनकी जान के दर पे हैं इस वक्त सारे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये मैंने कई दफ़ा, बल्कि मैं तो इलेक्शन ये जो हुआ था रिजीम चेंज से पहले से ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से ये लोग रिमूव करते हैं बड़े-बड़े लीडर्स को और किस तरीके से हमारे हमारी हिस्ट्री में हो चुका है ना, पहले कोई 1 दफ़ा तो नहीं हुआ, 2-3 दफ़ा हो चुका है। तो हमें उससे सबक लेना चाहिए। जहाँ तक आपने क्यूबा की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो फुली कैपेबल हैं, उनके अंदर कैपेसिटी भी है, उनको इस चीज़ का इदराक भी है। अगर वो चाहें तो वो पेश कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक ब्लैक स्वान का जो वाक़या अगर खुदा न ख़ास्ता हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि उससे पाकिस्तान कैसे निकलेगा। और ये फिर कोई एंड नहीं होगा यहाँ पे, ये फिर एक बिगिनिंग होगी और वो बहुत ही खतरनाक, यस। भयानक किस्म का सिनेरियो होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो सके। और मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों को इस वक़्त पूरे तरीके से दे मस्ट देयर पुट देयर फुट डाउन। अगर वो नहीं करेंगे तो ये वो अपने काम से, अपनी ज़िम्मेदारी से बहुत दूर चलने जाने की बात कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि इस तरह इन्हें करना नहीं चाहिए। आखिर में आप ईद के लिए कोई खास पैगाम देना चाहती हूँ ताकि प्रोग्राम हम वाइंड अप करें जी। पैगाम सिर्फ ये है, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान के लिए दुआएँ करें। अगर आपका मुल्क जो है वो आगे ऊपर जाएगा तो आप भी उसके साथ ही जाएँगे, क्योंकि हम एक कश्ती में सवार हैं। अगर कश्ती जो है वो आगे नहीं जाएगी तो हम बहसीत कौम जो है वो पीछे ही रहेंगे, चाहे इंडिविजुअली हम कितनी भी तरक्की कर लें। अज़हर सिद्दीक साहब जितने मर्ज़ी केस ले लें, इसरार गसाना साहब जो हैं जो मर्ज़ी करते फिरें, लेकिन बहसीत कौम अगर हम पीछे रह गए तो फिर हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। हमें पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान और पाकिस्तान को वैसे तो कौम दुनिया में वो मकाम अता करना है जो कि कायद-ए-आज़म ने सोचा था, जो अल्लामा इकबाल ने सोचा था और जो हमारा दीन हमें बताता है कि हमने इस दुनिया में सुरखरू होना है और आखिरत में भी सुरखरू होना है। और तब तक नहीं होंगे जब तक हम अपने फ़रीज़ाए हुक्मरानी को, अपनी जो हक़ हुक्मरानी है वो अवाम के पास नहीं लेके जाते। और अवाम के पास तब आएगा जब हम वही नज़रिया पाकिस्तान लेके जाएँगे जो इकबाल ने सोचा था, जो कायद-ए-आज़म ने सोचा था। बहुत शुक्रिया इसरार के साथ दोबारा फिर तकलीफ देते रहेंगे। नाजरीन इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।